वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देखा आप आज फुर्सत में थे। कौन? मैं नहीं, विद्यार्थी। ये जो क्लास 10th के प्रमोटेड बच्चे हैं, जो क्लास 10th में इस बार जाने वाले हैं, बड़े फुर्सत में रहते हैं। देखा जा रहा है कि मतलब एक भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले देखा गया कि जो 10 में हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया, क्योंकि पेपर हो ही नहीं रहे हैं, तो उसके जो बाद में 10 में आए हैं तो बड़ा फुर्सत में रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हो कि मैथ ही उनके लिए बना दी जाए वीडियो, कि मैथ को अच्छे से समझते रहें। तो कितना अच्छा रहेगा अगर मैथ घर बैठे बैठे कंप्लीट हो रही। तो कक्षा 10 की मैथ जो है बिल्कुल शुरुआत से बनाने जा रहे हैं वीडियो, अच्छे से समझाने जा रहे हैं। तो इसको देखिए, क्योंकि फुर्सत में बैठने से कोई मतलब नहीं, फालतू बैठे हैं। तो चलिए आज से शुरू कर देते हैं। वैसे पहले बता दें कि ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो ऑफलाइन क्लासेज में क्या है कि 1 से लेकर पार्ट 4 तक जो है मैथ समाप्त की जा चुकी है। जो हमारे छात्र हैं, प्री छात्र हैं, वो सभी जानते हैं। तो 1 से 4 तक तो समाप्त हो गई। अगर चाहें तो पार्ट 5 से पढ़ाएं, क्योंकि उनका तो होगा ही ऑफलाइन वालों का। लेकिन जो ऑनलाइन है, जो घर बैठे हैं, फुर्सत में बैठे हैं, उनके लिए भी तो कुछ किया जाए। नहीं तो मन था कि पार्ट 5 से पढ़ाते हैं, तो पार्ट 5 से जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, उनका भी क्लियर हो ही जाएगा। और जो ऑफलाइन पढ़ते थे वो भी घर बैठे हैं, और बाकी तो बैठे ही हैं। तो चलो अच्छा शुरुआत से ही बना देते हैं। नहीं तो पार्ट 5 से बनाने का मन था बहुत तेज़ी से, लेकिन चलिए अब नहीं बनाएंगे, बिल्कुल शुरुआत से बनाएंगे। तो बिल्कुल शुरुआत से मैथ देखते हैं। तो कक्षा 10 की जो मैथ है बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं। जो प्रमोटेड बच्चे अर्थात जो 9 में थे, इस बार 10 में जाने वाले हैं। और जाने से पहले लॉकडाउन लग गया है, तो नो प्रॉब्लम, घर बैठे ही देखते हैं। तो जैसे कि बता दें कि मैथ कक्षा 10 की पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th। बहुत अच्छे से गंभीरता से देखेंगे स्टूडेंट्स। क्लास 10th की मैथ पढ़ने जा रहे हैं, और इस मैथ में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। यानी कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं जो हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर्स। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? रियल नंबर्स। देखिए, डायरेक्ट अगर प्रश्नावली पे चलते हैं तो वो मूर्खता है। अगर मैथ में 100 में 100 नंबर लाने हैं तो एक बार बने रहिए केवल हमारे साथ, यानी मेरे साथ बने रहिए। क्योंकि देखिए, इसके पहले ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे, वो 100 में 100 लाए हैं। मैथ में 100 में 100 हर वर्ष लाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस बार फिर से लाएंगे। जो ध्यान से पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे, एक अच्छी सी नोट बनाएंगे। एक अच्छी सी नोट्स तैयार करिए मैथ की, जो बनवाते चल रहे हैं हम साथ में। तो अगर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो केवल एक्सरसाइज पढ़ना ही सही नहीं है। केवल एक्सरसाइज से काम चलने वाला नहीं है। उसकी डिफिनीशन भी देखेंगे। जैसा कि बता दिया, क्या पढ़ने जा रहे हैं? वास्तविक संख्याएं। अगर वास्तविक संख्याएं पढ़नी है तो सबसे पहले ये जानिए कि वास्तविक संख्याएं कहाँ से आई। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं ये कहाँ से आई। तो चलिए देखते हैं। अगर पूरे संख्याओं को समझना है, पूरे संख्याओं को सिस्टम को समझना है, कैसे इसका सिस्टम है, संख्याएं कैसी हैं। अब प्रश्न ये अगर उठा, चलिए अच्छा सब बातें छोड़ दीजिए, पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन उठाते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो उनका रिप्लाई यही आएगा, दुनिया में जितनी भी जितनी भी संख्याएं, कोई भी संख्या हो, जितनी भी संख्याएं, सब की सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो क्या रिप्लाई आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है कि जितनी भी संख्याएं, सब की सब वास्तविक संख्याएं। तो क्या ये डिफिनीशन उचित है या अनुचित है? इन बातों को जानते चलते हैं। जैसे कि बता दिया, अगर वास्तविक संख्या को समझना है तो सबसे पहले ये जानिए कि वास्तविक संख्या कहाँ से आई। तो इसके लिए संख्याओं के सिस्टम को समझना पड़ेगा, जिसको कहा गया था सिस्टम ऑफ नंबर। ये कह सकते हैं, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? नंबर सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे संख्या प्रणाली। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संख्या प्रणाली। तो कुछ इस प्रकार से जब नंबर यानी संख्याओं के सिस्टम को समझेंगे, तब समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या क्या है। फिर से एक बार, अगर वास्तविक संख्या समझना है तो पहले सिस्टम को समझते हैं कि संख्याओं का सिस्टम कैसे बनाया गया, उसको देखते हैं। तो इसका जो सिस्टम है ये 2 प्रकार से, यानी इसके 2 भाग होते हैं। किसके 2 भाग होते हैं? नंबर सिस्टम के।
तो हम 2 भाग करके ऐसे दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10th नॉट कंपटीशन लेवल। कंपटीशन लेवल में अगर देखा जाएगा तो और बड़ा आने वाला है, तो उतना ज़्यादा डिटेलिंग है, लेकिन क्लास 10th के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिटेल में है। ये मानिए कि 100 से भी ज़्यादा यानी 100% डिटेल में है, इसको पढ़ने जा रहे हैं, 100% डिटेल में है। और यदि ध्यान से पढ़ते हैं, एकाग्रता से पढ़ते हैं, तो जैसा कि बताया कि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते रहे हमारे पास पढ़ने, वो भी 100 में 100 लाए हैं, तो फिर ये क्यों नहीं ला सकते हैं? ऑनलाइन वाले भी लाएंगे जो यूट्यूब में देख देख के पढ़ते हैं, क्योंकि खाली समय बैठे हैं, घर में बैठे हैं, टीचर उपलब्ध नहीं है, तो वो भी 100 में 100 लाएंगे। इस बात की गारंटी, बस ध्यान से देखते रहिए। तो जैसा कि नंबर सिस्टम को अगर जानना है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, उसके हिसाब से अगर देखें तो देखिए नंबर सिस्टम पहले समझते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 पार्ट्स दिखाए जाएंगे। कितने पार्ट्स दिखाना है? 2 पार्ट्स दिखाएंगे। पहला पार्ट्स होगा वास्तविक संख्याएं। अब देखिए आ गया पॉइंट कि वास्तविक संख्याएं कहाँ से आई। तो वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर, जैसा कि पहले भी जान चुके हैं, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर। और इसका जो दूसरा पार्ट दिखाने वाले हैं, यानी जो संख्याएं, संख्या का सिस्टम है उसके हिसाब से, उसका दूसरा नाम होगा काल्पनिक संख्याएं। इसको क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में क्या कहने वाले हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे इसको? इमेजिनरी नंबर। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए हमारा मेन पॉइंट है वास्तविक संख्याओं को समझना। क्या कह रहे हैं कि मेन पॉइंट जो है वास्तविक संख्याओं को समझना है। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोर्स में ये नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आया है तो जान लेते हैं। मान लीजिए कि चलिए स्टूडेंट्स जो है वास्तविक संख्याएं आई हैं, रियल नंबर आया है चैप्टर में, तो जो रियल नंबर है उसको तो अच्छे से सीख लिया। लेकिन अगर किसी के द्वारा भी कोई क्वेश्चन उठा दिया जाए कि चलिए अच्छा वास्तविक संख्याएं तो जानते ही हो, अगर इसको स्टूडेंट्स पढ़ें तो बता ही लेंगे क्योंकि चैप्टर में, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो फिर बता पाना असंभव है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। इसलिए अगर आया तो इसको भी जान लेते हैं, बाकी इसको तो जानना है, इसको डिटेल में जानना है क्योंकि ये अपने चैप्टर में है। और इसको जो है डिटेल में नहीं जानेंगे, केवल डिफिनीशन, क्योंकि इसका कोई डिटेल ही नहीं है केवल। अब इसका क्या डिटेल? जो काल्पनिक है, कल्पना है, केवल कल्पना की गई है। ऐसी संख्याएं कल्पना, कहते हैं कि कल्पना में लोग अपने को क्या क्या नहीं मान लेते। खुद को कोई बाहुबली मान लेता है, बाकी होता कुछ नहीं है। तो कल्पना है वो, तो कल्पना में नहीं जाना है। तो वैसे ही संख्याएं होती हैं जो कल्पना की गई हैं, केवल कल्पना, जिसको आई से डिनोट करते हैं। आई फॉर आयोटा होता है, और आई का मान पहले बता देते हैं। जो काल्पनिक संख्या होती है करणी चिन्ह के साथ, ये करणी चिन्ह है, इसके साथ माइनस चिन्ह के साथ 1। आई का मान करणी चिन्ह में माइनस का 1 जो होता है, इसी को कहा जाता है काल्पनिक, मतलब क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। तो अब देखिए अच्छे समझना है काल्पनिक संख्या क्या। अगर कोई संख्या करणी चिन्ह में है, जैसे 5 है, ये देखिए, अगर कोई संख्या करणी चिन्ह में है और उसमें माइनस का चिन्ह अंदर ही लगा दिया जाए, तो वो हो जाती है काल्पनिक संख्याएं। कोई भी संख्या हो, जैसे ये देखिए 7 है करणी चिन्ह में, और करणी चिन्ह के अंदर अगर माइनस लगा दें तो ये काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या की डिफिनीशन क्या बनती है? जो कल्पना की जाती है, इसकी डिफिनीशन फिर लिखा ही देंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसी संख्याएं जो करणी चिन्ह में होती हैं और करणी चिन्ह के अंदर ही ऋण का चिन्ह लगा होता है, माइनस का मार्क लगा होता है, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब काल्पनिक संख्याओं के बाद बढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। तो स्टूडेंट जो हेडिंग डालेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की डिफिनीशन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर वास्तविक संख्याओं को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत कायदे से क्लियर करना है, तो उसके प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके प्रकार भी पढ़ेंगे। किसके प्रकार की बात चल रही है? वास्तविक संख्याओं के। तो इनके प्रकार जब तक नहीं देखेंगे तब तक वास्तविक संख्याएं क्लियर नहीं होंगी। फिर इसके बाद इस चैप्टर से, वास्तविक संख्याएं से जो चैप्टर है, इससे संबंधित कौन कौन से फार्मूला आते हैं, फार्मूला सीखेंगे। कौन कौन सी डिफिनीशन है, डिफिनीशन चल ही रहे हैं। फिर फार्मूला बताने के बाद सीधा आते हैं प्रश्नावली में। और जब प्रश्नावली में चलेंगे, अगर किसी भी विद्यार्थी को एक भी सवाल अगर नहीं समझ में आता है तो देखना छोड़ देना, ना देखिए, सीधा डिसलाइक करके निकल जाना।
जब प्रश्नावली में आएंगे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, अभी जो पढ़ रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करके निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। लेकिन जब प्रश्नावली में आएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, अगर एक ही बार में एक सवाल नहीं समझ में आता है तो हक है, हर विद्यार्थी का धर्म बनता है कि वो डिसलाइक करे और निकल जाए, वहाँ से स्किप करके निकल जाए। लेकिन अगर समझ में आता है तो फिर समझ जाएंगे कि आगे क्या करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं जब प्रश्नावली में आएंगे तो जरूर एक बार में, चाहे जितना कठिन सवाल हो, एक बार में समझाने की जिम्मेदारी है। चाहे जितना कठिन सवाल हो, एक बार में समझ में आएगा। और प्रश्न ये उठता है कि भला कैसे नहीं आएगा। खुद एक दिन लगातार बंद के 5 वीडियो देख लेंगे जब स्टूडेंट्स, तो खुद कहेंगे भला ना समझ में आए, खुद से क्वेश्चन उठाएंगे कि भला ना समझ में आए, यही क्वेश्चन उठाएंगे। तो चलिए अच्छा, इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए सीधा सीधा आते हैं अपने चैप्टर पर जो पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कहाँ से आई? नंबर सिस्टम पहले देखा गया। नंबर सिस्टम के अंतर्गत 2 संख्याएं देखी, कौन कौन सी देखी? वास्तविक संख्याएं देखी, काल्पनिक संख्याएं, जिसके अंतर्गत काल्पनिक संख्याएं समझ गए हैं। डिफिनीशन इसकी बाद में लिखाएंगे क्योंकि पहले नंबर पर है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं फिर डालते हैं नंबर 1 पर। वास्तविक संख्याएं की डिफिनीशन लिखते हैं और इसके जब प्रकार देखेंगे, यानी कि इसके प्रकार, वास्तविक संख्याओं के प्रकार देखेंगे, तब डिफिनीशन अच्छे से क्लियर होने वाली है। फिर जो है इसके बाद बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ और फिर जो है शुरू हो जाते हैं प्रश्नावली की तरफ और फिर देखते हैं किस तरह से पढ़ाई आनी, मतलब किस तरह से आने वाला है। एक चीज की गारंटी है, बंद के पढ़ लेते हैं तो 100 में 100 कहीं नहीं जाने हैं। चलिए अच्छा, अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। तो क्या देखने वाले हैं? वास्तविक संख्या। अब देखिए, जैसे कि पहले बता दिया, अगर वास्तविक संख्याएं पढ़ना है तो उसके प्रकार को पढ़ते पढ़ते ही जान पाएंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। हालांकि काल्पनिक संख्याएं दिखा दी गई, इमेजिनरी नंबर तुमको बता दिया गया है, तो इमेजिनरी नंबर जो स्टूडेंट्स जान चुके हैं। अब जो है वास्तविक संख्या को पढ़ना है अगर, तो इसके पार्ट्स को पढ़ना होगा। अगर पार्ट्स समझ में आ गए तो वास्तविक संख्या क्लियर हो जाएगी। यानी ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हैं, वास्तव में है तो कौन कौन से, दुनिया की, देखिए कोई ऐसे में एक उत्तर आता है, स्टूडेंट्स उत्तर देते हैं कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट से अगर पूछा जाता है कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं तो उनका रिप्लाई यही होता है कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, क्या कहते हैं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सबकी सब वास्तविक संख्याएं हैं। ये तो रहा मतलब एक रिप्लाई स्टूडेंट्स के हिसाब से। लेकिन अगर वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है तो ये कैसे होगा? जैसा कि पहले बता दिया, समय की बचत करने के लिए लिख दिया, पहले से मतलब नोट कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स को नोट करना होगा, स्क्रीनशॉट लेके फिर वीडियो को रोक रोक के अपना जैसे भी बने नोट करते जाइए। अच्छी फेयर बनाइए। अगर यू वांट टू गेट 100 आउट ऑफ 100 तो फिर नोट बनानी पड़ेगी। देखिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं को पढ़ लेते हैं, ये सब क्या होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जैसा कि पहले भी बता दिया, इसके पार्ट्स पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उनको जान लेते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। फिर से समझिए, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। तो अब ये जो वास्तविक संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं किसके अंतर्गत आता है, इसको पहले देखते हैं। जैसा कि पहले भी बता दिया कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत 2 भाग किए गए थे, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। और उसके बाद जो वास्तविक संख्याएं देख रहे हैं, तो वास्तविक संख्याएं की डिफिनीशन इसमें देखिए लिखी भी है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये रही डिफिनीशन, पहले भी बताया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका उदाहरण। एग्जाम्पल क्या है इसके, तो लिखा है 1 2 3, क्या ये परिमेय है? परिमेय है। इसका 0 भी, अपना ये सब जितनी भी संख्याएं यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। √7 को यहाँ पर देख लीजिए, ये अपरिमेय है। और 1/2 लिखा है, ये परिमेय है। और ऐसे ढेर सारी इसमें जो पॉइंट आए, परिमेय और अपरिमेय, ये बहुत बड़ा पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। अगर परिमेय और अपरिमेय न क्लियर हुआ तो वास्तविक संख्याएं समझने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये जानना जरूरी है सबसे ज़्यादा कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। लेकिन अगर इनको पढ़ना है तो इसके पार्ट्स के अंतर्गत पढ़ते पढ़ते पहुंच जाएंगे। अगर परिमेय और अपरिमेय नहीं जान पाते हैं तो वास्तविक संख्याएं नहीं जान पाएंगे। इसलिए चलते हैं सीधा सीधा वास्तविक संख्याओं के प्रकार पर, और इसके प्रकार में ही मिल जाएगा आगे, यानी वास्तविक संख्याओं के प्रकार में ही
आगे मिल जाएगा परिमेय और अपरिमेय। फिर वहाँ पर इतने डिटेल में इतने अच्छे से बता दिया जाएगा कि परिमेय और अपरिमेय इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक संख्याएं खुद समझ में आने लगेंगी। तो एक बार फिर से बोलते हैं कि अगर वास्तविक संख्याओं को समझना है तो उसके प्रकार समझेंगे, और वास्तविक संख्याओं की डिफिनीशन में 2 वर्ड आ गए हैं, परिमेय यानी रेशनल एंड इरेशनल, इन दोनों को भी समझेंगे अच्छे से, तब जाके क्लियर होगा। और परिमेय और अपरिमेय कहाँ मिलने वाले हैं, तो वास्तविक संख्याओं के प्रकार में ही मिलने वाले हैं। अगर वास्तविक संख्या समझना है तो पार्ट्स देखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे है। इसके प्रकार देखते हैं। तो पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर जान लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं इसको सबसे पहले जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसको कहा जाता है, तो इसकी डिफिनीशन बनती है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को, यानी जिनको गिना जा सके, जिनको गिना जा सके उनको ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठने वाला है कि जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल जो देखने जा रहे हैं, इसके एग्जाम्पल में कहीं पर भी 0 नहीं है। अब ये समझ में आता है कि 0 जो है, शून्य, ये जो शून्य है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब बात करते हैं राम के जमाने की। जब भगवान श्री राम का युग था उस समय शून्य नहीं था, उस समय शून्य नहीं था। अब अगर उस समय शून्य नहीं था तो बिना शून्य के 10 बनता नहीं। ये देखिए 10 अगर बनाना है तो शून्य लगेगा, और जब 10 बिना शून्य के नहीं बनता है और शून्य नहीं था तो फिर रावण के 10 सिर कैसे थे। जब शून्य नहीं था, जब शून्य नहीं था तो फिर 10 नहीं बनेगा, और जब 10 नहीं बनेगा तो रावण के सिर किस प्रकार 10 हो गए। तो दिखाते उनके 10 सिर किस प्रकार के थे। तो उनके 10 सिर ऐसे थे, ये वाले 10 थे, ना कि ये वाले थे, ये वाले थे 10। तो बात समझ गए होंगे कि शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, बाकी 1 से 9 तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और अगर इन्हीं संख्याओं में, एक बार फिर से, अगर ये प्राकृतिक संख्याएं जो हैं नेचुरल नंबर हैं, यानी गिनती की संख्याएं, अर्थात 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं जिनको प्राकृतिक संख्याएं कहा गया, अगर इनमें शून्य को शामिल कर दें, अर्थात इस पे शून्य ऐसे शामिल कर दिया जाए आगे पीछे, अगर इनमें शून्य शामिल कर दें, यानी जब शून्य की खोज हो गई थी, और जब शून्य की खोज हो गई थी उसके बाद इसमें शून्य शामिल कर दिया जाए, तो फिर वो संख्याएं कौन सी कहलाएंगी, तो वो कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाती हैं। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें, ये देखिए डिफिनीशन देख लेते हैं, नोट बनाते चलिए अच्छी सी। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं बनती हैं, जो संख्याएं बनती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शून्य की खोज हुई, तो ये प्रश्न स्टूडेंट से किया जाएगा, विद्यार्थियों से किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि शून्य की खोज किसने की। जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए शून्य की खोज किसने की। देखते हैं कौन कौन जानता है। तो समझ गए होंगे अब तक कि पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। कहा जाता है प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगे। तो अभी तक 2 प्रकार क्लियर किए वास्तविक संख्याएं के, क्योंकि वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। अब प्रश्नावली में डायरेक्ट जाना मूर्खता है, जब तक कि डिफिनीशन अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं तब तक बेकार। एक बार फिर से बोलने वाले, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, क्लास 9th में भी है। अगर क्लास 9th में नहीं पढ़ें तो इस बार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रकार वास्तविक संख्याओं का तीसरा, इसका नाम होगा पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स देखते हैं ये क्या होता है, तो लिखा है ऐसी संख्याएं, यानी इंटीजर्स को पढ़ते हैं ऐसी संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर के बनती हैं। क्या कहा जा रहा है, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य से मिलकर के बनी होती हैं उनको पूर्णांक कहा जाता है। यानी जिसमें शून्य भी हो और कोई संख्या ऋणात्मक भी हो, कोई धनात्मक भी हो, इनसे मिलकर के जो संख्याएं बना करती हैं उसको जो क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा पूर्णांक कहा जाएगा। तो पूर्णांक की डिफिनीशन क्या बनने वाली, यानी ऐसी संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य से मिलकर के बनती हैं उसको पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक के एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या क्या है। ये देखिए एग्जाम्पल में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं और इसके बाद शून्य भी शामिल है, धनात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। तो अभी तक जो है वास्तविक संख्याओं के 3 प्रकार देखे हैं,
3 प्रकार के बाद अब चौथा प्रकार देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं चौथा प्रकार, क्योंकि अगर वास्तविक संख्याएं क्लियर करनी है तो प्रकार क्लियर करना होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रकार की ओर। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं का चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार देखिए क्या है, इसका जो चौथा पार्ट है उसका नाम है सम संख्याएं। तो अब देखते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याओं को इंग्लिश में कहेंगे इवन नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर। संख्याएं हैं तो यहाँ पर नंबर्स कर देंगे। अब डिफिनीशन समझते हैं सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, अब इसको देखते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग दिया जाए, पहले अच्छे समझना है, ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग दिया जाए और भाग पूरा पूरा चला जाए। क्या सुना गया? ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग दिया जाए और भाग पूरा पूरा चला जाए, अर्थात शेष फल शून्य आ जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या डिफिनीशन बनी, लिखते हैं, ऐसी संख्याएं, क्या कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये रही अभी तक डिफिनीशन। अभी देखना कितना इसको कठिन करने वाले हैं, फिर सरल करेंगे तो इंजॉय मतलब आनंद आएगा। तो क्या कहा गया? ऐसी संख्या जिनको 2 से भाग दे दें और भाग जो है पूरा पूरा चला जाए, अर्थात शेषफल शून्य आ जाए, तो उसको क्या बोलने वाले हैं? सम संख्या बोलने वाले हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा? अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर 2, अगर सम संख्याओं में 2 ले लेते हैं, ये देखिए उदाहरण इसका 2 ले लें और 2 से 2 का भाग देंगे तो 2 1 कम 2, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। इसका 4 ले लेते हैं, 4 से, यानी इसने क्या कहा, मेन पॉइंट क्या है, 2 से अगर भाग देते हैं 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा। 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं, इसके बाद और, अर्थात हर सम संख्या में 1 1 का अंतर होता है। ये देखिए इस पे 3 गायब है, इस पे 5 गायब है, 1 1 का अंतर है कि नहीं। और जिसमें अगर 2 से भाग दे दें और 2 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसमें हम रख देते हैं शून्य, इस 0 को देखिए और ये बताइए, हमें स्टूडेंट्स बताएंगे कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो ये तो एक पॉइंट है। अगर ये कहा था ना कि कठिन करेंगे, अब प्रश्न ये उठता है कि 0 सम संख्या या विषम संख्या है, तो इस पर हमने बड़े हल्के से बता दिया कि 0 जो है सम संख्या, इसलिए सबसे पहले इसको लिख देते हैं। अब 0 एक सम संख्या है, ये एक पॉइंट भी है, लेकिन इसमें बहुत से स्टूडेंट्स, बात किया जाए तो कम से कम 90% यानी 90% स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि 0 शून्य संख्या है। लेकिन अब उनसे पूछा जाए क्यों, अगर पूछा जाए क्यों है तो इस क्यों का उत्तर उनके पास नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अगर पूछा जाए 0 सम संख्या है और फिर वो कहेंगे हाँ है, फिर पूछे क्यों है, तो इस क्यों का उत्तर उनके पास नहीं होगा। बस इतना जानते हैं कि 0 सम संख्या है। अगर पूछ लिया जाए क्यों है तो फिर उत्तर कहाँ है। अगर इस क्यों का उत्तर जानना है तो ऐसे नहीं बताएंगे। अगर इस क्यों का उत्तर जानना है कि 0 एक सम संख्या है तो फिर पूछिए, और यदि आता है तो बताइए, नहीं आता है तो पूछिए। अगर जिसको जिसको ना आए तो फिर एक बार वही कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, पूछ लीजिए, उसमें लिख दीजिए कि 0 सम संख्या है तो क्यों है, तो उसको फिर प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा, तब तो क्लियर होगा। जब कोई भी पॉइंट ना क्लियर हो तो उसका सीधा सीधा प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल करके अगर बता दिया जाएगा तो पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो बात ये उठती है कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 0 सम संख्या है, ये देखिए। पर क्यों है, तो इस क्यों का उत्तर अगर जानना है तो पहले पूछना पड़ेगा, तब बताएंगे। अब देखिए, तो परिभाषा देखी गई सम संख्या की। अब बढ़ते हैं नंबर 5 पर, विषम संख्याएं। अब देखने जा रहे हैं विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्याएं क्या हैं, तो इसकी डिफिनीशन क्या बनती है। अब जैसे कि देखा गया सम संख्या जस्ट उल्टा होगा इसका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओड नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स। तो पहले जानिए ओड नंबर्स क्या होता है, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग दिया जाए
और भाग पूरा पूरा ना जाए। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो सम संख्या है, और यदि भाग पूरा पूरा ना जाए तो वो विषम संख्या होती है। क्या कहा गया? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग दिया जाए, भाग पूरा पूरा ना जाए, हमेशा शेष 1 बचे। हमेशा शेष कितना बचे? 1 बचे, यानी 2 से भाग दें और 2 से भाग देने के बाद शेष हमेशा 1 बचे, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या डिफिनीशन बनने वाली है इसकी? ऐसी संख्याएं, क्या कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर, जिनको 2 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा ना जाए, भाग पूरा पूरा ना जाए, हमेशा, कोष्ठक में लिखते हैं इस बात को, हमेशा शेष 1 बच जाए। भाई जब भाग नहीं जाएगा तो शेष जरूर बचेगा, और शेष कितना हर बार बचना चाहिए? 1 बच जाए, विषम संख्या कहलाती है। क्या कहेंगे इसको? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये रही डिफिनीशन अभी तक। किसकी डिफिनीशन है ये डिफिनीशन रही विषम संख्याओं की। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, विषम संख्याएं और नंबर कौन सी होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग दिया जाए, भाग पूरा पूरा ना जाए, और हर एक परिस्थिति में शेष फल केवल 1 बचे, शेष फल रिमाइंडर केवल 1 बचे, तो विषम संख्याएं कहलाएंगे। अब इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन तो देख ही लिया है, सॉरी, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं कौन कौन से? एक भी है विषम संख्या, 3 भी है, यानी 1 को छोड़कर है। इसमें जो डिफिनीशन बनी है जिनको 2 से भाग दिया है, 1 को छोड़ करके, ये भी जानिए। अब इसका 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, और फिर 13 है, फिर 15 है, इस तरह, और ढेर सारी इसी तरह 2 से भाग दे के देख लीजिए। 1 को छोड़ करके, 1 भी विषम संख्या है, जिस प्रकार यहाँ पे 0 को छोड़ करके, 0 सम संख्या थी, लेकिन इसको हमने डिफिनीशन के हिसाब से नहीं देखा। ठीक उसी प्रकार विषम संख्या में 1 विषम संख्या, लेकिन डिफिनीशन के हिसाब से नहीं देखा। यहाँ पर 0 को छोड़कर और यहाँ पर 1 को छोड़कर, इसके बाद जितनी भी हैं इस परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं कि अगर 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाने वाला है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 2 भागे 3 करते हैं तो 2 1 कम 2 जाएगा, यहाँ पे 1 बचा। हर परिस्थिति में शेष फल कितना बचे? 1 बचे, उसी को कहा जाएगा विषम संख्याएं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर 2। क्वेश्चन ये है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक और फिर 1 से 100 तक, देखना कैसे है। 1 से 50 तक और 1 से 100 तक के बीच में सम संख्याएं और विषम संख्याएं कितनी कितनी होती हैं, ये स्टूडेंट को बताना है। क्या बताना है? 1 से 50 तक के बीच में और फिर 1 से 100 तक के बीच में सम संख्याएं कितनी होती हैं, और 1 से 50 तक के बीच में और 1 से 100 तक के बीच में विषम संख्याएं कितनी होती हैं, ये बताना होगा। अब इसके बाद जैसा कि वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, इसके चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया, 5वां भी कंप्लीट हो गया। अगर इनमें भी अभी कुछ डाउट है, अगर उसको क्लियर करना है तो बताएं, तो फिर बता दिया जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की ओर। इसको देखिए ये क्या है। तो पार्ट नंबर 6 देखते हैं इसका।